हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपको लगता है कि एक ही टीम एक ही वक्त पे तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बन सकती है, मतलब जो आईसीसी रैंकिंग होता है उसमें तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बन सकती है? तो आंसर यही होगा कि डेफिनेटली बन सकती है। और वो चीज़ करके दिखा दिया है टीम इंडिया ने। हालांकि वो दूसरी टीम बनी है ये चीज़ करने में। पहली बार अगर आप देखो साउथ अफ्रीकन टीम ने 2014 में वो चीज़ किया था कि अक्रॉस फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, उसमें वो नंबर वन बने थे। हालांकि अगर आप देखो T20 का जो फॉर्मेट है वो 2006-07 वहाँ से एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद देखो तीन फॉर्मेट हो गए हैं। इससे पहले अगर आप देखो ओडीआई और टेस्ट मैचेस ही खेले जाते थे। तो 2014 के बाद अगर आप देखो टीम इंडिया ने अब 2023 में आके वो चीज़ कर दिया है। कल अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई मैच में हराने के बाद जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जा रहा था मोहाली में, वहाँ पे टीम इंडिया ने नंबर वन प्लेस जो कि वो ओडीआई फॉर्मेट में सिक्योर किया। इससे पहले अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट और T20 में भी इंडिया ऑलरेडी नंबर वन पायदान पे है। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है इंडियन टीम के लिए। खैर ठीक है, ये जो नंबर से रैंकिंग से उतना एक तरीके से रिलेवेंट नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स में अच्छा नहीं करते हो। और दोनों टीमों देखिए, साउथ अफ्रीका भी 2014 में दे वर नंबर वंस एंड करेंटली हम नंबर वन है। बट दोनों टीमों के साथ कॉमन चीज़ ये है कि बड़े जो मोमेंट्स होते हैं, आईसीसी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक तरह से फेल होते हैं। फिर भी आप देखो हमारे इंडियन टीम ने तो फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रॉफी जीती है। इनफैक्ट पिछले 10 साल अगर आप देखो वो लगातार नॉकआउट मैचेस खेल रहे हैं, फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बट साउथ अफ्रीका के साथ वो केस भी नहीं है। साउथ अफ्रीका लगातार आप देखो कि वो सेमीफाइनल फाइनल तक वहाँ पे भी एक तरह से पहुँच नहीं पाते। आई थिंक लास्ट टाइम 2015 में उन्होंने सेमीफाइनल में रीच किया था वर्ल्ड कप में, या किसी शायद मल्टीनेशन इवेंट में। उसके बाद अगर आप देखो लगातार वो ग्रुप स्टेज एग्जिट ही उनका होता है। तो खैर ये जो चीज़ है, आई थिंक इंडियन टीम को अभी उतना एक तरीके से फील करना नहीं चाहिए कि हम बहुत बड़े टीम बन चुके हैं, कि नंबर वन टीम है। मतलब वो तो एक तरह से रैंकिंग के लिए सही है, बट जो असली गोल होना चाहिए वो होना चाहिए अगले महीने जो वर्ल्ड कप आ रहा है, जो नवंबर 19 को एक तरह से फाइनल होना है अहमदाबाद में। वहाँ पे एक तरह से जीत दर्ज करके ट्रॉफी उठानी है वर्ल्ड कप की। खैर उसी की एक तरह से तैयारी हो रही है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के साथ। मतलब इससे पहले इंडिया ने एशिया कप जीता हुआ है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप देखो 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला है, जिसका पहला ओडीआई मैच जो कि इंडिया ने बहुत ही आराम से मैच जीत लिया है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। पहले 2 मैच के लिए जो सीनियर खिलाड़ी थे, कुछ इंपोर्टेड प्लेयर है, रोहित हो, विराट हो, हार्दिक हो, कुलदीप हो, वो एक तरह से रेस्टेड थे। केएल राहुल कैप्टनसी कर रहे थे। और केएल राहुल के लिए भी आप देखो थोड़ा सा अब जो करियर उनका रहा है, मतलब बैटिंग करियर तो एक तरह से स्ट्रेंज ही रहा है, साथ में उनको विकेट कीपिंग भी करनी पड़ी है टीम के लिए ओडीआई फॉर्मेट में। लेकिन साथ ही कैप्टनसी करियर भी एक तरह से स्ट्रेंज रही है। कभी कप्तान होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी वाइस कप्तान होते हैं तो कभी हट जाते हैं। उनकी जो T20 में जो बैटिंग परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी, मतलब इंटेंट वाइज, मतलब रन तो फिर भी उन्होंने बनाए थे, बट जो इंटेंट उनसे एक तरह से देखने को नहीं मिली थी, जिसके लिए इंडियन टीम ने उनको एक तरह से इस सेटअप में रखा था। मतलब काफ़ी समय से खेल रहे थे। अगर आप देखो वो जो फर्स्ट ओवर में जाके मिडन ओवर खेल देना, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करना, आई थिंक कहना कि उनको हर्ट कर गया इन टर्म्स ऑफ हिस कैप्टनसी, क्योंकि शायद वो उतना कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे थे। बट यहाँ पर आप देखो इंजरी के बाद आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म के साथ एक तरह से आ रहे हैं, लगातार अच्छा कर भी रहे हैं। तो उसी वजह से आप देखो टीम इंडिया ने वो भरोसा उन पर दिखाया है। और उनका भी देखो इंटरेस्टिंग स्टार्ट ऐसा है कि जो पहले उन्होंने 4 मैच में कैप्टनसी की थी इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, चारों मैचेस हारे थे। उसमें अगर आप देखो कि साउथ अफ्रीका वाला एक टेस्ट मैच था और फिर 3 ओडीआई मैचेस थे। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की। इनिशियल जब जनवरी फरवरी का महीना चल रहा था। हालांकि उसके बाद अगर आप देखो लगातार 8 मैचेस वो आज कैप्टन जीते हैं। और उनके कैप्टनसी में बहुत कुछ ऐसे आई थिंक मेमोरेबल पल रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। चाहे उसका स्टार्ट अगर आप देखो, मतलब एक जिम्बाब्वे सीरीज से होता है, मतलब वो उतना रिलेवेंट सीरीज नहीं होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो एशिया कप में अफगानिस्तान वाला मैच, जहाँ पे विराट कोहली का ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के बाद शतक आता है, मतलब 71st शतक आता है। फिर अगर आप देखो बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में, आखिर ओडीआई में कैप्टनसी करते हैं, जहाँ पे ईशान का दोहरा शतक आता है। फिर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखो जो बांग्लादेश वाला हुआ था, वहाँ पे फिर आप देखो पुजारा का एक तरह से कैरियर रिवाइव होता है टेस्ट क्रिकेट में। वहाँ पे उनका शो आता है। शुभमन गिल के भी जो मेडन टेस्ट 100 है वहीं पे आता है। और फिर आप देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप देखो पहले ओडीआई मैच में जीत मिली, और वो भी मोहाली में जहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ख़राब है, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट। शायद 27 साल के बाद यहाँ पे एक ओडीआई मैच जो कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है। ज़्यादातर मौके पे यहाँ पर आप देखो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से इंडिया के ऊपर हावी होती है। और लास्ट टाइम भी आई थिंक 2019 में एक सीरीज़ हुआ था, जहाँ पे कुछ 350 प्लस स्कोर जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इसी वेन्यू के ऊपर चेस कर दिया था। तो कह सकते हैं एक लकी ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। लेकिन उसमें अगर आप देखो इंडिया ने कल कंप्लीट डोमिनेशन दिखाई और मैच को एक तरफा जीता है।
क्योंकि एक हाई स्कोरिंग और चेजिंग ग्राउंड है। तो केएल राहुल ने टॉस जीता और कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे। टीम में अब देखो कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिले। जो रेगुलर्स थे वो एक तरह से रेस्टेड थे, तो उसी वजह से आप देखो कि टीम ने कुछ चेंजेस किए। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा मतलब सरप्राइज उनके लिए रहा कि एक तो स्क्वाड में सिलेक्ट हो गए, दूसरा उनको खेलने को भी मौका मिल गया। उसका रीज़न यही है कि हम डिस्कशन उस दिन कर रहे थे कि जो पिछला वीडियो मैंने किया था उसमें अगर आप देखो मैंने बोला था कि शायद टीम इंडिया जो कि ये सोचे कि जो भी एक तरह से वहाँ पे खिलाड़ी वहाँ पे टेस्टेड होने हैं उनको देख ले, बट वहाँ पे देखो टीम इंडिया ने अलग ही सोचा। आई थिंक उन्होंने एक तरह से पोजीशन स्पेसिफिक सोचा, क्योंकि उनको पता है कि श्रेयस अय्यर अभी इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं, क्योंकि एक दो मैच वो चले नहीं है। तो ऐसे में टीम इंडिया बैकअप की तैयारी कर रही है और वहाँ पे ईशान किशन ने जो कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं तो उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करने की कोशिश की है कि उनको मिडिल ऑर्डर का स्पॉट जो नंबर 5 का स्पॉट है वो दे दे, और देख लें श्रेयस और ईशान दोनों कोई जो भी एक तरह से बेहतर करेगा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ फॉर्म का और मसला होता तो शायद टीम इंडिया फिर भी श्रेयस को बैक कर लेती, बट इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से भी एक तरह से डाउन है। तो उसी वजह से आप देखो ईशान किशन का केस बन रहा है, प्लस उनको सूर्य कुमार यादव को भी देखना है। तो उसी वजह से आप देखो ओपनिंग पोजीशन में जहाँ पे उनको पता है कि रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपन करने वाले हैं, तो उसी वजह से आप देखो कि वहाँ पे ऋतुराज को खिला दिया इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा, और ईशान को मिडिल ऑर्डर में ही रखा। हालांकि ये चीज़ इंडिकेशन नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ को वो बैकअप ओपनर के तौर पर रखेंगे। ऑलरेडी आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्ट हो चुका है जिसमें ईशान किशन ही आपके बैकअप ओपनर होंगे इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाती है। और बाकी ऋतुराज के लिए कह सकते हैं कि पर्सनली उनके कॉन्फिडेंस के लिए गेम था। खैर बाकी उतने कुछ खास चेंजेस नहीं हुए थे, और जैसा कि बोल रहा था कि सुंदर और अश्विन को दोनों को मिल सकता है मौका, बट यहाँ पर आप देखो टीम इंडिया ने अश्विन के ऊपर ही एक तरह से भरोसा दिखाया। और थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये लगा कि एक तो वाशिंगटन सुंदर को वो ट्रैवल करा के श्रीलंका लेके गए जस्ट बिफोर द एशिया कप फाइनल, उनको वहाँ पे खिलाया भी क्योंकि अक्सर को इंजरी हो गई थी। हालांकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बॉल डालने का या फिर बैटिंग करने का, और सीधा जब आप इंडिया में आए अगले सीरीज़ में अश्विन को पिक किया गया और उनसे आगे अश्विन को ही खिलाया गया। मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, और ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे अश्विन क्योंकि उतना रेडी नहीं थे, उसी वजह से आप देखो वाशिंगटन सुंदर को वहाँ पे भेज दिया गया श्रीलंका में, क्योंकि वो एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी है और उसकी वो तैयारी कर रहे थे एनसीए में, तो उसी वजह से आप देखो कि उनको डायरेक्टली वहाँ पे भेज दिया गया। लेकिन अभी क्योंकि एक फुल सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उसी वजह से अश्विन का कमबैक हुआ है। मुझे फिर भी लगता है कि शायद ऋतुराज के जगह पर अगर आप ईशान किशन को ओपन कराते और वाशिंगटन सुंदर को टीम में रखते प्लेइंग 11 में, तो फिर आपको एक बेटर आइडिया होता कि दोनों गेंदबाज को अश्विन और सुंदर को देख लेते कि इनकेस अक्सर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को ले जाते। बट फिलहाल जिस तरह से टीम सोच रही है आई थिंक वो अश्विन के बारे में ही सोच रहे हैं कि अगर अक्सर अवेलेबल नहीं होते हैं तो अश्विन को ही लेके जाएंगे। अब एक्सपीरियंस को बैक कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस में अगर आप देखो कि उन्होंने पिछले 6 साल में सिर्फ 2 ओडीआई मैचेस खेले हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद अगर आप देखो फर्स्ट टाइम जडेजा और अश्विन इकट्ठा खेल रहे थे इन एन ओडीआई मैच, और मतलब 2022 जनवरी में ही 2 ओडीआई मैचेस जो कि बीच में अश्विन ने खेले थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ खेला ही नहीं है उस दौरान। तो आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर लगा, बट खैर ये टीम इंडिया की सोच है, और क्योंकि वो एशिया कप जीत चुके हैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो एक तरह से जो कैप्टन और कोच की सोच है उसी के साथ चलना पड़ेगा। रिजल्ट दे देंगे, ट्रॉफी ले आएंगे, आई थिंक कोई सवाल नहीं करेगा। अगर वो चीज़ करने में एक तरह से असफल हुए तो फिर कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सवाल उठेंगे। तो खैर स्कोर कार्ड के बारे में बात करूं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ज़रूर किया और बहुत ही लंबी बैटिंग खिलाई थी। मतलब गेंदबाज जो प्रॉपर गेंदबाज है कम खिलाए थे, आई थिंक 2 या 3 प्रॉपर गेंदबाज खिलाए थे, वरना सारे के सारे ऑलराउंडर्स ही थे। तो ट्रैविस हेड नहीं है, इसी वजह से आप देखो मिच मार्श और डेविड वार्नर ओपन करने आए और मिचेल मार्श फेल हुए। मोहम्मद शमी ने उनको चलता किया 4 रन पे 4 बॉलों में, बहुत अच्छी बॉल डाली थी। अच्छी बैटिंग सरफेस के ऊपर अगर आप बैट्समैन से एज लगा सकते हो और विकेट के पीछे स्लिप में आउट करा सकते हो तो फिर आपकी क्वालिटी दिखाती है, जो कि मोहम्मद शमी के पास है। बाकी डेविड वार्नर पॉजिटिव दिखे, अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, 52 रन फ्रॉम 53 बॉल, और उनके साथ थे स्टीव स्मिथ जो नंबर 3 पे आए थे 41 के 60 बॉलों में। और जब तक वो दोनों खेल रहे थे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जा रही है, बट वहाँ पे डेविड वार्नर का विकेट गिरता है, छक्का मारने की कोशिश में वो आउट होते हैं रविंद्र जडेजा को। तो उसके बाद आप देखो चीज़ें जो कि वो इंडिया की तरफ आनी शुरू हो जाती है। नंबर 4 पर लाबुशन आते हैं और वो पार्टनरशिप करते हैं अगेंस्ट स्टीव स्मिथ के साथ, बट पार्टनरशिप थोड़ी सी धीमी चलती है। वहाँ पे देखो स्टीव स्मिथ भी आउट हो जाते हैं, फिर लाबुशन वो भी धीमा खेल रहे थे, वो 39 बना के आउट होते हैं। कैमरन ग्रीन ने भी अगर आप देखो 31 के 52 बॉलों में रन आउट हुए हैं, बहुत एक तरह से कहेंगे कि कन्फ्यूजिंग डिसमिसल उनका था। नीचे सर आप देखो जॉस इंग्लिश ने आके बहुत अच्छी पारी खेली, एलेक्स कैरी से ऊपर वो खेल रहे हैं,
45 फ्रॉम 45 किए हैं, और स्टोइनिस ने भी 29 किए हैं 21 बॉलों में। और एक पैट कमिंस की अगर आप देखो 9 बॉल में 21 रन की पारी आई है, जिन्होंने आखिर में कुछ हिटें लगाई, जिसके चलते अगर आप देखो ये जो स्कोर है 276 का कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच सका। जिस प्रकार का वहाँ पे पिच है, जिस तरह से वहाँ पे यार आप देखो रन बनते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, आई थिंक जो पार स्कोर होता है उससे भी अगर आप देखो ये 30-40 रन कम थे, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि 330-40 रन वहाँ पे बन जाते हैं और चेस भी हो जाते हैं, तो स्कोर कम था। इसमें अगर आप देखो बैटिंग वाइज सभी को स्टार्ट मिला, बट किसी ने भी एक तरह से बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब शतक मारना हो या 80-90 बनाना हो, वो किसी ने भी नहीं किया। बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग ज़रूर की थी, बट शायद उनको कैरी करना चाहिए था एक बड़ी पारी की तरफ। बैटिंग इतनी लंबी रखी थी कि जो मैट शॉट जो ट्रेविस हेड के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, वो नंबर 8 पे खेल रहे थे एज ऑलराउंडर, मतलब थोड़ा सा पार्ट टाइम स्पिन भी डाल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप देखो एडम जाम्पा और पैट कमिंस जो कि प्रॉपर गेंदबाज हैं, बाकी अगर आप देखो इनके पास जो ऑप्शन थे वो थोड़े से पार्ट टाइमर ही थे, चाहे ग्रीन हो, स्टोइनिस हो, मिच मार्स हो, मैट शॉट हो या लबुशेन, इवन स्टीव स्मिथ भी बॉल डालते हैं। तो उतना आसान होने वाला नहीं था ये जो स्कोर है उसको डिफेंड करना। जहाँ तक इंडियन गेंदबाज की बात करें, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, खासकर मोहम्मद शमी, जिनको अभी देखो एशिया कप में उतना मौका नहीं मिला। मतलब उनको तो इनिशियली स्क्वाड में प्लेइंग 11 में होना चाहिए, बट वो फीचर नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी एक तरह से आपको रीज़न पता है कि टीम इंडिया थोड़ा सा वहाँ पे बैटिंग पे लैक करती है, जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है उसी वजह से आप देखो कि वो शार्दुल को खिलाते हैं। फिर वो कितना एक तरह से सही गलत है वो एक तरीके से डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, और उस पर आप एक तरह से जो राइट कंक्लूजन है उस पर पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि अगेन देखो कि आप टेम्प्टेड होगे कि मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को आप खिलाने में, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि शमी, सिराज, बुमराह, कुलदीप, हार्दिक, जडेजा, ये तो एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप है, किसी भी टीम को ये 240-50 में रोक लेंगे एक 50 ओवर मैच में। तो इवेंचुअली जो आपके बल्लेबाज हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट वही चीज़ है कि क्रिकेट का मैच है, आप कभी भी बोल नहीं सकते कि हर बार आपके बल्लेबाज अच्छा कर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आखिर में थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है। और रविंद्र जडेजा की जो बैटिंग है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए नंबर 7 पे। उसी वजह से आप देखो शायद वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नंबर 8, 9, 10, 11, 4 आपका एक तरीके से बहुत ही एक तरह से वल्नरेबल बैटिंग हो। तो खैर अगर बॉलिंग स्पेल की बात करें, शमी ने 10 ओवर में एक मेडन डाल के 51 रन देके 5 विकेट निकाले हैं। बुमराह वाज ऑल्सो गुड, उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन डाले हैं, 43 रन दिया है, एक विकेट भी उन्होंने भी लिया है। शार्दुल ठाकुर जैसा ही कहा कि थोड़ा सा वो एक तरह से स्किल वाइज अगर आप देखो थोड़ा सा लैक ज़रूर करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना भी उनको अपॉर्चुनिटी मिला है विद द बॉल उन्होंने बेहतर ही किया है। इनफैक्ट शायद 2019 वर्ल्ड कप के बाद शायद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है टीम इंडिया के लिए कुलदीप के बाद, और लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बट वही एक थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम यही है, थोड़ा सा इकॉनमी ज़्यादा है। 10 ओवर में 78 रन पड़े हैं, नियरली 8 रन पर ओवर दिया है, विकेट भी उनको नहीं मिला है। हालांकि एक विकेट मिल सकता था जहाँ पे कैच छूटा उनका, डेविड वार्नर का वो विकेट था। बट वही चीज़ है कि शार्दुल के साथ मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे शार्दुल और शमी का, तो शायद आज बॉलर आप मोहम्मद शमी को आगे रखोगे, बट शार्दुल जो थोड़ा सा पैकेज लाते हैं थोड़ी सी बैटिंग का, आई थिंक उसी वजह से उनको प्रेफरेंस मिल रही है। बट आई थिंक जिस तरह से शमी ने परफॉर्म किया है, 5 पर लिया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए ज़रूर कठिन होगा अगले मैच में डिसीजन लेना। बट देखना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट की क्या सोच रहती है। मुझे अभी भी लगता है कि शायद टीम इंडिया जो कि शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाएगी, क्योंकि अभी वो जो बैटिंग प्रॉब्लम है लोअर ऑर्डर में वो एक तरह से कॉन्स्टेंट ही है। बाकी अश्विन को कम बैक कराया था, अश्विन थोड़े से मतलब इनइफेक्टिव दिखे, बट आखिर के कुछ ओवर थे वहाँ पे उन्होंने विकेट भी निकाली, थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है। ओवरऑल स्पेल तो अच्छा ही रहा है, 47 रन दिए 10 ओवर में, एक विकेट भी लिया है मानस लबुशन का। बाकी रविंद्र जडेजा ने भी 10 ओवर में 51 रन दे के एक विकेट लिया है, डेविड वार्नर का बड़ा विकेट था तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। अब अगर रन चेस की बात करें, अब देखिए रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे, हार्दिक नहीं थे, तो कहीं ना कहीं चैलेंज इंडियन बैटिंग के लिए ज़रूर था। बट एट द सेम टाइम एक अच्छे सरफेस के ऊपर एक कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि उनके भी जो रेगुलर वो खेल नहीं रहे हैं, मतलब कमज़ोर इन द सेंस थोड़ा सा उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन कम थे। तो उनके अगेंस्ट आप बैक करते हो इस टीम को खासकर शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, के राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, इन सब के लिए जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर उनको अच्छी विकेट मिल जाती है फिर बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो उसी पे लगा कि अच्छी बैटिंग सरफेस है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा बट रंचेस कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से स्टार्ट किया, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बहुत एक गज़ब की ओपनिंग पार्टनरशिप उन दोनों के बीच हुई 142 रन की, जहाँ पर अब देखो दोनों ही बल्लेबाजों ने इक्वल एक तरह से कहेंगे पॉजिटिव दिखे, बहुत अच्छी एक तरह से स्ट्रोक मेकिंग दिखी, और जो क्लास बैटिंग है वो देखने को मिलती है। मतलब ड्राइव्स, कट, पुल्स, जो बैकफुट पंचेस होते हैं वो सब देखने को मिली, और
बहुत ही एक तरह से स्टेबल दिखे दोनों ही बल्लेबाज, खासकर शुभमन गिल। और ऋतुराज गायकवाड़ समझ सकते हैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस ज़रूर है, क्योंकि लगातार खेल नहीं रहे हैं। मतलब वेरियस सीरीज़ में उनको एक आधा मैचेस मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो थोड़ा सा इनिशियली टेंटेटिव दिखते हैं, मतलब उनका है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है ये थोड़ा सा टेंटेटिव दिखते हैं। बट वही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस की बात है। शुभमन गिल को पता है कि लगातार वो खेल रहे हैं और उनको ये भी पता है कि इंडियन टीम उनको बैक कर रही है, तो ऐसे में वो जो कॉन्फिडेंस है साफ उनकी बैटिंग में दिखता है। तो दोनों ने बढ़िया बैटिंग की। ऋतुराज गायकवाड़ अगर आप देखो जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेशन हुआ उतने और भी बेहतर दिखे। तो दोनों ने यार ऑलमोस्ट देखो सिमिलर स्कोर किया है। 71 किया है ऋतुराज ने फ्रॉम 77 बॉल, जबकि शुभमन ने यार आप देखो 74 किया है फ्रॉम 63। तो दोनों ने बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली है। बट द मोमेंट ऋतुराज आउट हुए आडम जाम्पा को स्वीप खेलते हुए, उसके बाद अगर देखो हल्का सा जो इंडियन टीम है वो ट्रबल फंस गई, क्योंकि उसके बाद देखो श्रेयस अय्यर आए। 8 बॉलों में 3 रन है, वो भी एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा अभी अंडर कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं, प्लस उनको अपनी प्लेस भी एक तरह से कह सकते हैं दोबारा से एक तरह से अर्न करनी है। तो वो टेंटेटिव दिखे और उसी प्रोसेस में अब देखो एक सिंगल लेने के चक्कर में वो रनआउट भी हो गए। 3 रन उन्होंने किया 8 बॉलों में। और शुभमन गिल भी, और आप देखो उसके तुरंत बाद ही वो भी आउट हो गए। शायद वो जो रनआउट हुआ, आई थिंक वो जो मिक्सअप हुआ दोनों के बीच, उसी का एक तरह से रिजल्ट शुभमन गिल के बैटिंग में भी देखने को मिला कि एक खराब शॉट खेल के वो भी आउट हुए। 142 पे 0 से सडनली हम 151 पे 3 हो गए। मतलब 9 रन के अंदर अगर आप देखो तीनों ही बल्लेबाज जो टॉप 3 के बल्लेबाज वो आउट हुए। और वहीं पे देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो कमबैक भी कर रही है। लेकिन वहीं पे देखो कि आते हैं कप्तान केएल राहुल, उनकी जो कामनेस है, जिस तरह से कंपोजर दिखाते हैं उसी की तरह खेले। और नंबर 5 पे ईशान किशन भी आए, थोड़ी देर के लिए पार्टनरशिप ज़रूर की, बट ईशान किशन अगेन देखो उनकी वो प्रॉब्लम दिखती है कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा वो स्ट्राइक रोटेशन कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो 26 बॉल में 18 रन किए हैं, 2 चौके मारे हैं और फिर वो आउट हो गए खराब शॉट खेल के। मतलब एक सॉफ्ट डिस्पोजल कहेंगे, विकेट के पीछे वो आउट हुए। पैट कमिंस के एक तरीके से बॉल पे वो उन्होंने विकेट कीपर को कैच थमा दिया। हालांकि तब तक अगर आप देखो मैच जो कि इंडिया के कंट्रोल में ही था, बट वही है कि आपको पता है सूर्य कुमार यादव अभी तक उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है, और नीचे भी जो आपका बैटिंग है उस पर उतना शायद आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में बहुत बड़ा टास्क था केएल राहुल के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव थिंग इंडिया के लिए ये हुई कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में लौटे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली है केएल राहुल के साथ मिलकर। केएल राहुल और अब देखो नॉट आउट रहे हैं 63 बॉलों में 58 रन। कैलकुलेटिव इनिंग्स थी और एक कैप्टनसी नॉक थी। और उनके साथ अगर आप देखो सूर्य कुमार यादव 50 रन है 49 बॉलों में 5 चौके और 1 छक्का मारा है। स्ट्राइक रेट अभी भी देखो 100 से पार है, लेकिन जो एक तरीके से कामनेस उन्होंने भी दिखाई। और आई थिंक उनके लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, क्योंकि लगातार कोच और कप्तान उनको बैक कर रहे हैं, और ऐसे में अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऐसे में उनकी तो क्रिटिसिज्म होगी, साथ ही कोच और कप्तान की भी एक तरह से होगी। तो मौके पे एक तरह से उन्होंने रन बनाए हैं। बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई, जिसने कि एक तरह से इंश्योर किया कि इंडिया जो कि स्मूथली रन चेज कंप्लीट कर दे। हालांकि आखिरी मोमेंट पे आके अगर आप देखो सूर्य कुमार यादव ने एक तरह से विकेट फेंक दिया। मैच फिनिश करना चाहिए था बट वो कर नहीं पाए। लेकिन तब तक जो मैच है वो इंडिया की गिरफ्त में आ चुका था, और केएल राहुल ने अंत में जाके एक चौका फिर छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया स्टाइल से। और अभी 8 बॉल बचे हुए थे, जहाँ पे टीम इंडिया ने बहुत ही इजीली रन चेज कंप्लीट कर दिया। मोहम्मद शमी को उनके ज़बरदस्त स्पेल के लिए एक तरह से मैन ऑफ द मैच चुना गया। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें, बहुत सारे उनके पास एक तरह से बॉलर थे नहीं इन टर्म्स ऑफ जो विकेट टेकिंग ऑप्शन देते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो पैट कमिंस को 1 विकेट मिला, 1 विकेट शॉन एबर्ट को मिला और 2 विकेट एडम जाम्पा ने लिया जो उनके प्रीमियर स्पिनर है। बाकी मार्कस स्टोइनिस से बॉल कराया, मैट शॉट से बॉल करवाया, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। कन्विंसिंग विक्ट्री के बाद टीम इंडिया नंबर 1 तो बन गई ओडीआईस में, और साथ ही तीनों फॉर्मेट में भी एक तरह से नंबर 1 स्पॉट अर्न कर लिया। पॉजिटिविटी के साथ अब वो कोशिश करेंगे ये सीरीज़ को अगले मैच में जीत के वर्ल्ड कप के लिए एक तरह से तैयारी करें। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ऐसा है कि उनके कुछ की प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते। तो आई थिंक वो भी एक तरह से अगर कम बैक कर जाते हैं तो फिर एक तरह से इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन टीम कैसी खेलती है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने निराशाजनक परफॉर्मेंस ज़रूर किया स्पेशली विद द बैट, बट उतनी ये टीम ख़राब नहीं है। मतलब अभी भी मानोगे कि वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। तो वंस अगर वो प्लेयर्स एक तरह से कम बैक कर जाते हैं टीम में, स्पेशली देखो मैक्सवेल हो गए, फिर उनके जो गेंदबाज है स्टार्क हो गए, हेजलवुड अगर वो एक तरह से कम बैक कर जाते हैं तो फिर इनके लिए एक तरह से बेहतर होगा। तो देखते हैं जो दूसरा मैच होना है उसमें अगर आप देखो एक तरह से वक्त भी नहीं है, 1 दिन का गैप है, कल ही मैच है संडे को। तो ऐसे में यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक तरह से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मतलब एक तरह से बेटर फाइट दिखाएं और थोड़ा सा और इंडियन टीम के लिए चैलेंज एक तरह से पेश करें, क्योंकि ये जो टीम है अगला मैच भी अगर आप देखो सिमिलर टीम खेलेगी तो उनके लिए अगर थोड़ा सा और चैलेंज होगा, देखना पड़ेगा कि क्या स्टार्क हेजलवुड ये कम बैक करते हैं बॉलिंग लाइनअप में, अगर वो करते हैं और वहाँ पर इंडियन टीम जीतती है तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, कुछ चीज़ें अभी भी है जो कि इंडियन टीम देखने को चाहेगी। श्रेयस अय्यर की बैटिंग, क्योंकि
क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिडिल ऑर्डर में। बाकी रवींद्र जडेजा का बैटिंग फॉर्म, क्योंकि बॉलिंग से तो अच्छा कर रहे हैं बट बैट से कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और वही एक तरह से डिसाइड करेगा कि मोहम्मद शमी या शार्दुल ठाकुर में से किसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन प्लेइंग 11। बाकी अश्विन के ऊपर नज़र ज़रूर होगी कि अगर अक्षर अवेलेबल नहीं होते फिर अश्विन किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या वो सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। बाकी वाशिंगटन सुंदर का मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, अगर खेल जाते हैं फिर अलग चीज़ है। आई डोंट थिंक कि जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया की एक तरह से प्लानिंग में है, मतलब सिर्फ उनको एक तरह से टीम में ऐड किया गया है। बट जहाँ तक सिलेक्शन की बात है वो इधर अक्षर या फिर अश्विन में से कोई एक होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, जो भी एक तरह से आपका फीडबैक है वो दीजिए। ताकि बेल आइकन जो है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।